हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में। आपको पता ही है केवीएस टीजीटी की यहाँ पर तैयारी चल रही है सोशल साइंस की, और एग्जाम आपका फेब में हो या फिर मार्च में हो, आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है, अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संघवाद यानी फेडरलिज्म। और आपको एक चीज और बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए, लिंक चेक कर लीजिए जितने भी यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट वगैरह भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि प्लेलिस्ट वो अपडेट कर दीजिए, तो अपडेट ही हो रही है प्लेलिस्ट में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हो रही है वैसे वैसे जो आपकी प्लेलिस्ट है वो भी उसमें ऐड हो रहे हैं सारी वीडियोस, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयारी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से होगी, ठीक है। तो चलिए अपना स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। मुझे पता है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। फेडरलिज्म यानी संघवाद, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फेडरलिज्म यानी संघवाद। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था यानी क्लास 1 जो हमने की थी, उसमें था आपका सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के ऊपर हमने बात की थी। तो क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है पावर शेयरिंग क्या है, तो पावर शेयरिंग के साथ ही नेक्स्ट इसका स्टेप होता है, ये है संघवाद। अब ये तो हो गया कि पावर को शेयर करना जरूरी है, यानी देखिए सबसे बड़ी बात होती है शक्ति की। हर कोई पावर के पीछे तो भाग रहा है ना, और यहां पर हम पावर स्पेशली बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक पार्टी की जरूरत होती है, एक सरकार की जरूरत होती है। तो सरकार क्या है, सत्ता में ही तो होती है, यानी शक्ति सारी की सारी उस कंट्री की सारी शक्ति जो है वो अब गवर्नमेंट के पास ही तो है। हालांकि लोकतांत्रिक सरकार में कहा जाता है कि जो शक्ति है वो लोगों के पास है, क्योंकि उनके पास राइट होता है, राइट टू वोट होता है कि वो उनको हटा सकते हैं किसी भी वक्त। मतलब अगर उनको सरकार पसंद नहीं आई तो नेक्स्ट वोट में बिल्कुल वोट देकर बिल्कुल उनको हटा देंगे, नई सरकार ले आएंगे। लेकिन क्या अगली सरकार भी अगर ऐसी हुई फिर क्या करेंगे? तो लोगों के पास एक तरीके से ऑप्शन है भी और नहीं भी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये हमारा देश है और इस देश में, और हाँ बढ़िया तरीके से कानून भी लागू करने होंगे, क्योंकि लोग बिल्कुल कानून बिना तो बात बनती नहीं है। देख रहे हैं कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, तो बिना कानून को तो देश चल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार के एक स्ट्रक्चर की, और एक स्ट्रक्चर है हमारा संघवाद, ठीक है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है, और वो सरकार किस तरीके से चलेगी ये उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होता है, यानी उस कंट्री के संविधान के अंदर लिखा होता है। या फिर जरूरी नहीं है लिखित संविधान हो, पर एक संविधान क्या होती है, रूल्स की एक बुक होती है जिसके अंदर कंट्री को कैसे चलाना है, क्या क्या चीजें हैं, क्या करना है, क्या चीज अवॉइड करनी है, नागरिक किन्हें कहेंगे, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और ये सब के साथ बहुत सारी चीजें मेंशन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आप जब पढ़ते हैं तो आप ऐसे नहीं है ना कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे, आपको एक सिलेबस दिया जाता है पर्टिकुलर, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और फिर मार्किंग स्कीम भी होती है, जब आपको एग्जाम दिया जाता है, आपका एग्जाम होता है तो एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम होती है जिसके थ्रू आपका जो पेपर है वो चेक होता है। तो हर चीज जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। ऐसे ही जब जिंदगी सिस्टमैटिक तरीके से चलती है तो फिर तो सरकार है, ठीक है। इतने सारे लोगों का पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये संघवाद क्या है, एक तरीके की स्ट्रक्चर है, एक तरीके की फॉर्म है गवर्नमेंट की रूल करने की, ठीक है। तो सरकार में हम मेनली बात करेंगे सबसे पहले संविधान की। संविधान क्या है, वो एक रूल्स की एक बुक है जो एक कंट्री को चलाने के काम आती है। दूसरी बात, सरकार का क्या स्ट्रक्चर है, यानी किस तरीके की सरकार है, ठीक है। कौन सी व्यवस्था कौन सी कंट्री में है, ये भी बहुत मायने रखती है। जैसे कि आपको तंत्र के बारे में पता है, सिस्टम के बारे में पता है, जैसे राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, ठीक है। और अगर शासन की बात करें इनमें, तो कई बार आपने देखा है एकात्मक शासन शब्द आपने देखा होगा, एकात्मक शासन, और इसके बिल्कुल विपरीत है संघात्मक शासन, ठीक है। संघवाद यानी संघ की विचारधारा, संघ का विचार, ठीक है। या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके संघ है उसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संघवाद यानी संघों का एक ग्रुप। तो संघवाद की बात कर लेते हैं। एक संस्थागत प्रणाली है ये, जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था हो। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि जब सरकार के पास जो पावर होती है वो पावर एक ही हाथों में ना रह जाए, इसलिए पावर का क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है अलग अलग इसके लेवल पर। तो ये जो लेवल है, इस लेवल को लाना ही क्या है, संघवाद, ठीक है। एकात्मक शासन की अगर बात करें तो एकात्मक शासन में जो रूल होता है वो सिर्फ एक के पास ही अथॉरिटी होती है, और सारे के सारे जो अधिकार है वो उसी के पास होते हैं, उसी गवर्नमेंट के पास होते हैं। वो अपनी जो पावर है वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। यानी
स्टेट लेवल पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती, इसके अलावा लोकल लेवल पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी केंद्र सरकार। तो एकात्मक शासन में सिर्फ एक सरकार होती है जो अपने हिसाब से रूल्स बनाती है, लोगों के ऊपर अप्लाई करती है। और संघवाद की अगर बात करें तो ये जो सरकार होती है संघात्मक सरकार होती है, और ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने में यानी पावर का को बांटने में बिलीव करती है। और पावर अगर सब में बट जाएगी तो जो विवाद है उसकी स्थिति रहेगी बहुत कम। हालांकि पावर शेयरिंग के बाद भी विवाद बनता है। विवाद इस चीज का बनता है कि मेरे पास पावर कम है, मेरे पास तो पावर है ही नहीं, या फिर पावर दी तो है लेकिन उसका यूज ही नहीं करने दे रहे हो। तो बहुत सारी चीजें, टॉपिक बहुत बड़ा है, आप जितना इसको डीपली पढ़ते जाएंगे उतनी आपको समझ आपकी इसकी बढ़ती जाएगी टॉपिक की। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं संघवाद स्पेशली क्या है। ये एक तरीके की ऐसी प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें एक राजनीति होती है हमारी संघीय सरकार यानी जिसको हम केंद्रीय सरकार भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी प्रांतीय सरकार या जिसको हम राज्य सरकार भी बोलते हैं। देखिए स्टार्टिंग में तो संघ और राज्य सरकार की ही बात हुई थी। किसकी? संघ और राज्य सरकार की बात थी। सिर्फ दो ही लेवल थे। अब देखिए संघवाद के जो लेवल है वो भी हर कंट्री में अलग तरीके से काम करते हैं। किसी कंट्री में सिर्फ संघ और राज्य होते हैं, किसी कंट्री में संघ, राज्य और उसके नीचे भी एक लेवल होता है लोकल लेवल यानी स्थानीय लेवल, वहां भी सरकार के द्वारा शक्तियां दे दी जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन संघवाद का मेन जिस्ट ये है कि जो पावर है वो एक के हाथ में नहीं रहेगी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और हाथों में चला जाएगा। अगर हमें काफी पुराने मैप की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि पुराना क्या आज भी इससे बताया गया कि 25 जो देश हैं उनमें संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश क्या है? संघीय हैं, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हैं? संघीय जो प्रणाली है उसके होने से क्योंकि विवाद कम होगा तो कोई भी कंट्री ऐसी ही व्यवस्था को अपनाना चाहेगी जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और नुकसान कम हो। तभी तो देश कुछ सोच पाएगा शिक्षा के बारे में और रोजगार के बारे में और चीजों के बारे में, तभी तो सोच पाएगा जब देश में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए सरकार को अपने स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ता है? बदलाव। तो संविधान में भी कुछ बदलाव हुए हैं हमारे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। संविधान में स्टार्टिंग में जो संविधान बना था उसमें कुछ चीजें थी और धीरे धीरे हमारे पास संविधान के संशोधन की भी शक्ति है, यानी हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, वो अलग प्रोसीजर के थ्रू होता है। और फिर फाइनली हम एक नया रूल लेके आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया सो लिख दिया, हम कोई नया रूल लाएंगे, लेकिन वो रूल किसके लिए होगा? वो रूल होगा अच्छे के लिए, हमेशा लोगों की भलाई के लिए वो ही रूल लाया जाएगा। तो देखिए संघीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें संघीय शासन है, यानी एक से ज्यादा लेवल की सरकारें हैं। ये है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर मैक्सिको दिया हुआ है, ब्राजील में है, अर्जेंटीना, इसके अलावा भी जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान में, भारत में तो है ही, और इसके अलावा संयुक्त अमीरात यहाँ पे है, कोमोरोस यहाँ पर है, इथोपिया में, नाइजीरिया में, ठीक है, काफी सारी कंट्रीज है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी है। अब यहाँ पर बात आती है कि संघवाद के बारे में हमने बेसिक चीजें तो देख ली हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि संघवाद जो है वो कौन से देश से बोरो किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि संघवाद जो है वो कौन से देश के संविधान से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है। तो ये हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, एग्जाम के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। संघवाद जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ये कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा हमने बात की कि जो बड़ी कंट्रीज होती है ना वहां पर संघवाद हमने देखा भी, ये जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं 25 यहाँ पर देखा। तो क्वेश्चंस अब ये उठने लगे यहाँ पे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि क्या जो छोटे देश हैं वहां पे संघवाद के होने का कोई मतलब नहीं है क्या? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो संघवाद का मतलब क्या है कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसका हमने विभाजन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं विभाजन करने की जरूरत तभी तो पड़ी होगी ना जब ज्यादा एरिया होगा, ठीक है। अगर कम जगह है तो वहां पर शक्तियों का विभाजन किया ही नहीं होगा। तो अगर हम लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें बेल्जियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेल्जियम में ये चीज देखने को मिली कि बेल्जियम कोई बड़ी कंट्री तो थी नहीं, बहुत ही जितना हमारा कोई छोटा सा स्टेट है उतनी बड़ी ये पूरी की पूरी कंट्री है। तो बेल्जियम जो कंट्री है यहाँ पर ये संघवाद वाला स्ट्रक्चर अपनाया गया सरकार द्वारा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ी कंट्री ही इसको अडॉप्ट कर सकती है, छोटी कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। छोटी कंट्री के लिए भी सही है, लेकिन वहां पे आप कैसे एडजस्ट करते हो चीजों को ये देखने वाली बात है। वहां की सरकार अगर ठीक तरीके से काम कर रही है और अगर वहां के नागरिक जो हैं वो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर वहां पे ये स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से सफल है, ठीक है। हमने श्रीलंका की बात की थी कि वहां पर किस तरीके से
एक ही ग्रुप ने अपनी जो पूरी की पूरी सरकार के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो ये सब चीज है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ कंट्रीज, ये तो हमने खैर बात कर ही ली है, फेडरल कंट्रीज। कुछ में इंडिपेंडेंट रीजनल गवर्नमेंट है, किसमें पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम है, यानी पूरे तरीके से संघवाद है, किसी में अर्ध रूप से संघवाद है। तो ये सब कंट्रीज हैं ऐसी, जैसे कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है, बॉस्निया, ये सब तो हमने देख लिए हैं मैप में, ठीक है, ब्राजील, कनाडा, ये सब जो कंट्रीज है। रशिया बड़ी कंट्रीज में पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है, पलाऊ है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मैक्सिको, मलेशिया, इंडिया, जर्मनी, ठीक है। बस तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो इसके बारे में विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले तो संघीय व्यवस्था में सत्ता जो है, जो पावर है, वो केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। ऐसा नहीं है पावर सिर्फ एक ही या फिर सिर्फ केंद्र के पास पावर है, केंद्र के पास से पावर बट जाती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देश के लिए उन पर केंद्र कानून बनाती है, और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर, ठीक है। और जो पावर है वो राज्यों को भी दी गई है, वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। तो कानून बनाने के लिए जो पावर है वो उनके हित के हिसाब से दी गई, यानी राज्य में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जिनके ऊपर कोई कानून बन सकता है, ऐसे विषयों को राज्यों को भी सौंप दिया गया है। दोनों स्तर की जो सरकारें हैं वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं, यानी एक दूसरे से एकदम फ्री रहती हैं। और संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। अलग अलग जो लेवल है उनकी जो सरकार है वो एक ही नागरिक कानून पर शासन उनका होता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर की अगर बात करें, लेवल की बात करें, तो क्वेश्चन आता है कि जरूरत ही क्यों पड़ी, जरूरत ही क्यों है संघीय शासन को लाने की। तो देखिए, केंद्र जो एक बड़ा कानून है पूरे केंद्र पर लागू होता है, लेकिन इस केंद्र में और भी तो छोटी छोटी इकाई है ना, बहुत सारे छोटे छोटे चीजों में राज्यों में बटा हुआ है। तो छोटे बड़े राज्य यहाँ पर, तो हर एक राज्य की अलग अलग एथनिक ग्रुप हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हर एक राज्य की संस्कृति अलग हो सकती है, या फिर भाषा, खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार। तो इन सबको देखते हुए भाषा इसमें मेन रोल प्ले करती है। इन सब चीजों को देखते हुए शिक्षा का स्ट्रक्चर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वहां पे जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, मतलब वहां पे जो मेल रेशो है वो कितना है, ठीक है, और फीमेल कितनी है, वहां पर बच्चे कितने हैं। तो हर एक चीज को अपने कंट्रोल में देखने के लिए जो है राज्य अपने हिसाब से देख लेता है। जैसे किसी पर्टिकुलर राज्य की शिक्षा अच्छी होती है ना, उसका लेवल अच्छा होता है, लेकिन किसी राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था होती है बहुत ही खराब होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो राज्य सरकार है वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, तो वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अच्छे लेवल पर होगा, और जो इस चीज में काम नहीं कर रहे हैं वहां पर जो ये लेवल है वो बहुत ज्यादा पुअर रहेगा, बेकार रहेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग जो राज्य हैं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने हिसाब से, कि जो केंद्र है वो तो पूरे देश के ऊपर रूल बनाएगा ही, अपने हिसाब से करेगा ही काम। इसके अलावा जो राज्य है वो अपने हिसाब से अपने ही स्टेट के लिए रूल बना सकता है। इसके अलावा इसके लिए उसको टैक्स वगैरह भी लेने की आजादी होती है, कुछ एक तरीके के टैक्सेस लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विशेषताएं देख ली हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, ठीक है। मतलब जो सरकार है वो अपने मनमाने तरीके से कुछ काम नहीं कर सकती। संविधान में जो चीज मेंशन है उसी हिसाब से सरकार काम करेगी। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव अधिकार दोनों स्तरों की जो सरकार है उनमें सहमति से ही संभव होगा। मतलब अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी अधिकार में कोई बदलाव करना है किसी चीज में, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी हुई है लेकिन वो आज के हिसाब से सही नहीं है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वो संशोधन करने के लिए जो राज्य और जो केंद्र है दोनों को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है अदालतों को, यानी जो कोर्ट्स होते हैं उनको संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। वित्तीय स्वायत्ता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं, यानी उनको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें अलग अलग राजस्व व्यवस्था की गई है। मूल उद्देश्य क्षेत्रीय यानी विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना ही संघवाद का क्या है, उद्देश्य है, कि अलग अलग जगह पर अपनी स्वायत्ता भी बनी रहे, यानी अपना एक फ्रीडम भी बना रहे,
और ये फ्रीडम सबको साथ लेके चलेगा और पूरे केंद्र को क्या बनाएगा, सेंटर को क्या बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब बात आती है कि संघीय सरकार जो है उसका उद्देश्य कैसा होता है, तो उसका होता है दोहरा उद्देश्य। ठीक है, दोहरा उद्देश्य का मतलब क्या है कि एक तो उसको पूरे देश में एकता भी बना के रखनी है, सुरक्षा भी बना के रखनी है, और दूसरा क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं उनका भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये जो संघीय सरकार है ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होती है इन चीजों, दोनों ही चीजों को साथ में लेकर चलने के लिए। अब हम देखते हैं कि संघीय सरकार दो तरीके से होती है। ठीक है, जो शेयरिंग होती है पावर की, यानी सत्ता का जो बंटवारा होता है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हर संघीय सरकार में अलग अलग तरीके से होता है। जरूरी नहीं है किसी एक कंट्री की जो संघीय सरकार है तो किसी दूसरी कंट्री की संघीय सरकार बिल्कुल उसी के जैसी चीजों को अपनाएगी। वो अपने हिसाब से, अपने देश के डिमांड के हिसाब से चीजें कर सकती है। ठीक है, कि मेरे देश में किस चीज की ज्यादा जरूरत है उस हिसाब से वो कानून बना सकती है। तो साथ आकर संघ बनाना पहला पॉइंट है। संघीय सरकार का जब गठन होता है तो उसमें कई तरीके, दो तरीके इंपॉर्टेंट है। ये है पहला तरीका संघीय सरकार बनाने का, यानी संघ बनाने का। तो दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना ही क्या है, सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कौन कौन सी कंट्री है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, यहां हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है। यहां पर बोला गया है कि दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लाकर, आपको पता है इन सब में दो नहीं बहुत ही ज्यादा इकाइयां हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं ये पहले बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन अलग अलग पड़े हुए हैं और काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि ये सब एक साथ आ गए। क्या आ गए, एक साथ आ गए, मतलब इन सबको एक साथ लाकर इनका गठन कर लिया गया और जो पावर है एक पावर के रूप में उभरी और उसको क्या कहा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों ही फ्री होते हैं, इनके पास प्रांतीय तौर पर भी अपने राइट्स होते हैं और केंद्रीय तौर पर तो राइट्स होते हैं ही, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर हम संयुक्त राज्य में, इस स्ट्रक्चर में अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखें तो प्रांतीय सरकार ज्यादा क्या होती है, स्ट्रोंग होती है। ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा राइट दिए जाते हैं, उसको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं और ये अपनी संप्रभुता में बना कर रख सकती है, मतलब अपने तरीके से जो इनकी भाषा, पहनावा और संस्कृति है उसको भी बनाए रख सकती है, अपनी अलग पहचान बना के रख सकती है। जिससे क्या होगा, सुरक्षा, इनको ज्यादा सुरक्षा की भावना आएगी इनके अंदर कि इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है साथ आकर संघ बनाने का तरीका। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयां एक साथ मिलाकर एक पूरा राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, समझ गए, छोटी छोटी इकाइयों को एक साथ लाया गया और फिर एक पूरा राष्ट्र उससे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा तरीका है साथ लेकर संघ बनाना, यानी साथ लेकर संघ बनाना। इसमें क्या होता है, कोई एक कंट्री होती है, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, जैसे कि इंडिया में हुआ है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट कौन कौन से देश हैं, भारत, बेल्जियम, ठीक है, इसके अलावा स्पेन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो साथ लेकर संघ बनाने में क्या होता है कि एक बड़ा देश होता है, वो अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन ही कर देता है और केंद्र अधिक शक्तिशाली इसमें होता है। जैसे कि एक पूरी बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेट्स क्या करेंगे, इन स्टेट्स को राइट दे दिया जाता है, मतलब राज्यों का गठन कर दिया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई हमने अपनी बड़ी इकाई को तोड़ दिया है। ठीक है, पहले वाले में था कि छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक राष्ट्र बना, है ना, डिफरेंस में बता रही हूं आपको। पिछले वाले में था, तरीका नंबर 1 में क्या था कि छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर राष्ट्र बना और बड़े देश में से छोटे छोटे राज्यों को तोड़कर राज्य बना। लेकिन यहाँ पर तोड़ने का मतलब उनको ब्रेक कर देना नहीं है, इस तोड़ने में भी जोड़ना ही शामिल है। ठीक है, कैसे शामिल है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है, सपोज हम बात करें अगर गुजरात की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि यूपी
और केरल के अलावा तमिलनाडु या फिर गोवा, कुछ ऐसे अलग राज्य और केंद्र शासित, हमारे तो खैर इंडिया में हम बात करें स्पेशली तो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और राज्य भी हैं। ठीक है, तो हर एक राज्य की अपनी अलग भाषा होती है और अपना एक खुद का कल्चर होता है। तो उस कल्चर और भाषा को बनाए रखने के लिए उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे कि हम हमारे भाषा को मत छेड़ो, बाकी हम पूरे देश के साथ हैं, देश में इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ भी चीजें होगी। इसीलिए तो जो इलेक्शन है वो राज्य के लेवल पे भी होता है, जो सीएम का चुनाव होता है वो राज्य लेवल पे ही तो होता है, और जो पीएम का चुनाव किया जाता है वो केंद्र लेवल पे होता है। यानी पीएम का काम है केंद्र को संभालना, यानी पूरे देश की शक्ति को, देश की शक्ति बनना, पूरे देश के लिए काम करना, और सीएम का क्या काम होता है, पर्टिकुलर राज्य के लिए काम करना। तो हो गया ना पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से केंद्र पर को पीएम देखता है और राज्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीएम यानी मुख्यमंत्री, तो इस तरीके से हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर का बंटवारा। तो हमने क्या किया, एक बड़े देश में से छोटी छोटी इकाई बनाई, छोटे छोटे राज्य बनाए और उनको साथ में जोड़ दिया कुछ पावर्स देकर। समझ गए ना बात, हमने बड़े में से छोटा राज्य बनाया। आपको पता ही होगा कि जो भारत था, अगर 1947 की बात करें, उससे पहले की भी बात करें, तो बहुत सारे एरिया जो आज इंडिया का पार्ट भी नहीं है वो भी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई, सब अलग हो गए। तो अपनी आंतरिक विविधता देखी इंडिया ने कि हमारे जो इनर क्या देश में क्या डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को पहचाना और उसके हिसाब से जो राज्य है उनको उनका गठन कर दिया गया। जैसे ये देश आजाद हुआ ना, तो तभी से ये प्रोसेस शुरू हो गया था। हमने स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा था कि राज्य बनाएंगे अलग अलग इतने सारे, क्योंकि देखिए अगर आपको मैप पर दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर आपको मैप दिखाऊं संघीय व्यवस्था वाला, तो ये 1947 का भारत है। ठीक है, ये हम तरीका नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैसूर है, मद्रास है, हैदराबाद है, बम्बई है, इधर गुजरात है, इधर राजपुताना है यानी राजस्थान, इधर पंजाब है, इधर है संयुक्त प्रांत यूपी जिसको बोलते हैं, इधर है मध्य प्रांत, ठीक है, अपना मध्य प्रदेश, फिर है ओडिशा, ओडिशा के अलावा बिहार है, यहाँ पे असम है। तो आप देखोगे यहाँ पे असम है, अभी तक सिक्किम वगैरह ये सब इतना ज्यादा वो नहीं है यहाँ पर प्रभावी, लेकिन जो मेन नाम है ना वही मेंशन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सिक्किम है, ठीक है, बनारस, कलकत्ता। तो अगर हम मेनली स्टेट्स की बात करें, देखिए पाकिस्तान संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम जो सीमा है पंजाब और बंगाल का वृहद भाग, ये सब, ये जो लाइन वाला पार्ट है ये है, ठीक है, और ये है हमारा डॉट डॉट वाला भारत। तो ये था 1947 का भारत। और 1947 के बाद अगर आप इंडिया के मैप की बात करो तो आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा देश है उसकी जो इकाइयां हैं वो काफी बट गई थी। यानी इकाइयों का मतलब मेरा मतलब है राज्य, ठीक है। भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर हमने चीजों को देखा और फिर डिवीजन कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, जब कुछ स्टेट्स में डिमांड उठी कि हमें अलग राज्य चाहिए क्योंकि हमारा जो कल्चर है बिल्कुल अलग है, भाषा अलग है, तो 2-3 राष्ट्र बनने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने डिसाइड किया कि ठीक है, आगे जैसे जैसे चीज होती जाएंगी तो हम अपने देश में क्या कोई कलेश वाली स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और हम लोगों को सेटिस्फाई कर देंगे, उनकी खुद की डाइवर्सिटी, उनकी खुद का कल्चर भी बना रहे और वो पूरा देश के साथ एकदम जुड़े हुए भी रहें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक पूरे देश में अलग अलग छोटे छोटे राज्य बना दिए गए, किस चीज के लिए? इसी को तो क्या बोला जाता है, संघवाद, ठीक है, ताकि यूनिटी बनी रहे। अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलेंगे, सब चीजें हैं, लेकिन कोई भी आपस में मिलकर नहीं रहेगा तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। तो डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें की गई थी, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर दे हम, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये था हमारा सेकंड तरीका, साथ लेकर संघ बनाना। और पहले वाला तरीका क्या था हमारा, साथ आकर संघ बनाना, ठीक है। पहले बिखरे हुए जो स्टेट्स हैं अलग अलग, वो अब एक साथ आ गए और मिलकर एक राज्य बना लिया। और इस सेकंड वाले में क्या था, साथ लेकर संघ बनाना, कि एक पूरे राष्ट्र में से
कुछ इकाइयां बना दी, मतलब कुछ राज्य बना दिए और फिर उनको लेकर संघ बनाना। तो आई होप दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, इंडिया है, बेल्जियम, स्पेन, ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, भारत, बेल्जियम, स्पेन जैसे देश इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है। इस वाले तरीके में केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है। कई बार जो राज्य है उसको कुछ एक शक्तियां प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं बताऊं आपको, तो केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर इसके अलावा राज्य जिनको पूरे तरीके से राज्य का दर्जा दिया गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के अंडर में होते हैं, सेंट्रल के अंडर में होते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े आकार के नहीं होते और इनकी जो भौगोलिक कंडीशन है वो इस लायक नहीं होती कि इन्हें पूरे बड़े फुल फ्लेश्ड राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर आगे हम बात करेंगे एकात्मक राज्य की और संघात्मक राज्य की। वैसे तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एकात्मक जो सरकार होती है उसका मेन मकसद क्या होता है कि सरकार को अपने हिसाब से इसमें चलाना, और इसमें केंद्र के पास सारी शक्तियां होती है, इसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो संघात्मक सरकार होती है इसमें लेवल वाइज क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, केंद्र हो गया, राज्य हो गया और फिर स्थानीय स्वशासन या फिर स्थानीय शासन। अगर स्थानीय शासन पूछा जाए कि कौन से ऐसे दार्शनिक थे, तो गांधी जी ने इसके बारे में बात की थी, स्थानीय स्वशासन के बारे में, और ये स्पेशली बात हो रही है यहाँ पर पंचायत के बारे में। तो गांधी जी ने पंचायत के बारे में भी काफी चीजें बोली थी। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में स्थानीय शासन नहीं था, यानी पंचायतें नहीं थी। बाद में अमेंडमेंट करके यानी संशोधन करके संविधान में इस तीसरे लेवल को ऐड किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत की एस्पेक्ट में हम संघीय व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। भारत जैसा देश जिसमें बहुत ज्यादा विविधता है, इसको बनाए रखना बहुत ही एक बड़ी बात है ना। कब कौन किस चीज के ऊपर लड़ाई करने लगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सभी लोगों की विविधताओं का सम्मान करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू में 2 लेवल थे सरकार के, कौन कौन सा, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। ठीक है, और इस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन बाद में एक लेवल जो है उसको ऐड किया गया, तीसरा लेवल जोड़ा गया, और ये तीसरा लेवल पंचायत या फिर शहरों में क्या बोला जाता है, नगर पालिका। इलेक्शन सुना है ना आपने, जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें या फिर एमसीडी होती है, फिर ये मेनली क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, और फिर आगे लगा देते हैं जो भी कोई स्टेट हो उसका लेटर लगा देते हैं आगे। तो पंचायत है गांव के लिए होती है, और ये नगर पालिका जो होती है या फिर नगर निगम जो होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ये शहरों के लिए होते हैं। एक पर्टिकुलर आबादी चाहिए होती है, जनसंख्या चाहिए होती है, उसको फिर नगर पालिका में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो 3 लेवल पता है आपको, 3 अपने तरीके से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो तीनों लेवल हैं इनका काम किस तरीके से चलेगा, इनमें विवाद ना हो और विषयों का बंटवारा किया गया। ठीक है, अगर हम कानून की बात करें कि कानून किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से रूल्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र के पास तो सारे राइट्स है ही रूल्स बनाने के, लेकिन राज्य को किस तरीके से राइट दिए जाए, पंचायत को किस तरीके से राइट दिए जाए कि वो कानून व्यवस्था कायम कर सके अपने अपने एरिया में, अपने अपने राज्य में। तो इसके लिए 3 सूची आई, 3 सूचियां, लिस्ट जिनको बोलते हैं। ठीक है, राज्य ये कहाँ काम करती है, केंद्र में, यानी कुछ एक विषय होते हैं जिनके ऊपर जो रूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र बना सकती है, राज्य का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। दूसरा होता है केंद्र सूची यानी संघ सूची। ठीक है, संघ सूची, इस पर केंद्र का राइट होता है। फिर होती है राज्य सूची जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर राज्य का राइट होता है, और इसके जो विषय होते हैं वो राज्य के हिसाब से होते हैं। हर एक राज्य में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो जरूरी होती हैं और सिर्फ राज्य ही उनके ऊपर डिसीजन ले सकता है। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसका रूल कैसे बनना है, इसके अंदर भी कुछ एक विषय होते हैं। और फोर्थ भी होती है एक, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो जो जो सब्जेक्ट थे वो इधर उधर कर दिए गए तीनों सूचियों में, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट थे जो कि बाद में ऐड हुए हैं जिनको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां।
या फिर सूची, अवशिष्ट सूची। इसमें जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है ना वो आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईसीटी वगैरह, ठीक है, इस रिलेटेड चीजें, सब्जेक्ट्स, उनके ऊपर जो डिसीजन है। और ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं या फिर अवशिष्ट जो सूची है, इसके सारे राइट्स किसको दे दिए गए हैं? केंद्र को। यानी पहले सारे जितने राइट हैं केंद्र के पास आ गए, फिर राज्य के लिए जरूरी उसको दे दिए गए, फिर कुछ एक राइट्स जो केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर रूल बनाने होते हैं वो, और फिर फोर्थ है अवशिष्ट वाला, अवशिष्ट विषयों की सूची, तो ये केंद्र को दे दी गई। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को अवशिष्ट सूची में रखा गया, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बात आती है, विशेष दर्जा दिया जाना, विशेष दर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 370 की हम बात करेंगे। इसके तहत जो 1950 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का हमेशा ऐसे ही बात होती आई है। तो इतिहास की बात करें तो 1954 का जो राष्ट्रपति का आदेश था, उसमें भारत के राज्य के रूप में इसको स्थापित किया गया, किसको? जम्मू कश्मीर को। और 14 मई 1954 में इसको पूरे तरीके से क्या राज्य एक बना दिया गया अलग, और पुनर्गठित जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठित यानी दोबारा से उसका गठन किया गया। और इसी के अंदर पहले लद्दाख था, लेकिन लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को एक नया कानून बना था, जिसमें कि अब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हटाकर किस सूची में ला दिया गया? इसको ला दिया गया अब केंद्र की सूची में। ठीक है, तो केंद्र में दो और ऐड हो गए अब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। कश्मीर के और लद्दाख के बारे में, तो जम्मू कश्मीर का ही देखिए, जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट था लद्दाख भी। तो अब क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को अलग करके बिल्कुल, ठीक है, राज्य के जो स्टेटस है उससे अलग करके, मतलब जम्मू कश्मीर को एकदम अलग कर दिया गया। और इसमें से भी जो लद्दाख है इसको अलग निकाल दिया गया। मतलब वैसे तो हो ही सकता था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक में रखा जाता, लेकिन स्पेशली लद्दाख को भी अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग से, ताकि दोनों में ज्यादा अच्छे तरीके से प्रशासनिक कार्य हो सके। ठीक है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और अब लद्दाख को भी ऐड कर दिया गया है। और आर्टिकल 370 हट गया है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो इसको स्पेशल दर्जा था वो हट गया है, जैसे कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सब चीजें थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तो अब इन चीजों को हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या चीजें हैं। देखिए, जब भी हम बंटवारे की बात करते हैं ना देश में, तो उसका आधार बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि भाषा का आधार, और भाषा के आधार पर ही बंटवारे सबसे पहले हुए थे, हमने देखा था। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र की जो स्थिति होती है उसको लेकर भी बंटवारा होता है। इसके अलावा अलग से हमारे जो एथनिक ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने अलग से डिमांड रखी अपने अलग राज्य की। तो ठीक है, तो राज्य को अलग तरीके से मांगने की सबके पीछे अलग अलग रीजन देखा गया। यहाँ पर क्या है, संसद को ये राइट दिया गया। संसद क्या है? हमारे देश की कानून बनाने वाली संस्था है। ठीक है, कानून बनाने वाली संस्था है, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है। और संसद में ही लोकसभा और राज्यसभा के पार्ट है, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा भी इसके पार्ट है संसद के। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है, ये भी संसद का पार्ट, राष्ट्रपति को भी संसद का पार्ट माना गया है, क्योंकि जो बिल है उसमें फाइनली जो सिग्नेचर होते हैं तो राष्ट्रपति के ही होते हैं, तो राष्ट्रपति को भी ऐड किया गया है संसद में ही। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या राष्ट्रपति भी संसद का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हाँ, उसको आप हाँ बोल कर आएंगे, बिल्कुल राइट, करेक्ट करके आएंगे आंसर ये। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, इसमें क्या होता है, दोनों जो सदन होते हैं इनमें बिल पास होता है। ठीक है, और फाइनली अधिनियम आता है, वो पारित होता है, फिर वोट्स होती हैं, वोट्स के बाद एक प्रोसीजर चलता है, फिर वो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है एक्सेप्टेंस के लिए। अगर राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर दें तो फिर वो क्या बन जाता है, पूरा एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी फाइनली फिर वो कानून बन जाता है। और इस कानून के थ्रू ही, और इसी को क्या कहा जाता है, संशोधन होना। ठीक है, सपोज जो पहले से बना हुआ एक कानून है उसको दोबारा से कंसीडर किया गया और उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसी को क्या बोला जाएगा, संशोधन होना। पहले कानून को दोबारा से देखकर और उसमें कुछ चेंजेस ला देने को भी क्या कहते हैं, संशोधन होना। और नए कानून भी बने, जैसे किसान बिल वाला जो बना था वो कानून बना था, फिर उसको काफी प्रोटेस्ट होने के बाद हटाने की कगार पर ला दिया गया था। ठीक है,
यहाँ पर संघ सूची हमने बात की थी, अभी देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। इसमें 100 विषयों को रखा गया है। स्टार्टिंग में विषय अलग थे, लेकिन अब जो विषय हैं वो घटा बढ़ा दिए गए और अब फाइनली इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें कि संघ सूची में जो सारे राइट्स होते हैं, सारे जो पावर होती है वो केंद्र के पास होती है। सिर्फ केंद्र ही इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। और ये सारे सब्जेक्ट कौन कौन से, भारत की रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, वायु मार्ग, करेंसी, सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक सेवा, तार सेवा, और इसके अलावा विदेशी मामले, रेडियो टेलीविजन, डाकघर, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, जनगणना और निगम कर, ये सब किसके अंदर आते हैं? सारे टॉपिक्स ये सब आते हैं केंद्र में। ठीक है, सिर्फ केंद्र को इनके बारे में कानून बनाने का राइट होता है, अधिकार होता है। अब आती है राज्य सूची। तो राज्य में 61 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, पहले से चेंज किए गए हैं विषय। इसमें न्यायालय जिसमें कि अगर राज्य की बात करें तो हाई कोर्ट की बात आती है यहाँ पर, और अगर पूरे केंद्र के लिए देखा जाए तो होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राज्य पुलिस, अलग अलग राज्य की अपनी अपनी पुलिस भी होती है और अपने अपने हॉस्पिटल्स भी होते हैं, फैसिलिटी। क्लीनलीनेस की बात होती है, मतलब सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस। ठीक है, वन, नाप, ये सब पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, गैस, निखात निधि, और पंचायती राज। क्योंकि हर एक राज्य के अंदर ही तो होगा ना, ये राज्य के अंदर ही तो नेक्स्ट लेवल होगा, और ये लेवल जो है ये ही एक क्या होता है, जिला के अंदर ही तो होता है मेनली, तो ये राज्य के अंदर होगा। तो ये जो पंचायती राज है ये राज्य सूची में आएगा। कारागार, ठीक है, यानी जो जेल वगैरह है। समवर्ती सूची जिसमें टोटल 52 विषय है, इसको सम्मिलित किया गया है। और इसमें शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के लिए तो केंद्र और राज्य दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दीवानी फौजदारी मामले, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक नियोजन, योजना और शिक्षा, वन, विद्युत, दंड, विवाह, मेनली विवाह से क्वेश्चन आ जाता है, गोद लेना, ये भी समवर्ती सूची के अंदर आता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो केंद्र और राज्य को मिलकर इसके ऊपर डिसीजन लेना होता है। सिर्फ केंद्र या सिर्फ राज्य इस पर डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है जो न राज्य सूची में हो और न ही समवर्ती सूची में हो। यानी जो न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं, नए विषय आते हैं, वो नए विषय जो किसी भी सूची में अब तक नहीं थे, उनको अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है, अवशिष्ट सूची कहा जाता है। और ये सब के ऊपर डिसीजन कौन लेता है? केंद्र सरकार ही इसके ऊपर डिसीजन लेती है। ठीक है, आईसीटी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपने सुना होगा ना कि राज्य के लिए, केंद्र के लिए संसद होती है कानून बनाने के लिए। तो राज्य में कानून कैसे बनता है? राज्य में विधानसभा होती है ना, विधानसभा, विधान परिषद, तो ये राज्यों में कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है हमने मैप डिस्कस कर ही लिया है, आगे देखते हैं अब हम। भाषाई राज्य, हमने देखा कि डिमांड उठती है राज्य बनाने के लिए, तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, राज्य को सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ एक देख लेते हैं चीजें यहाँ पर संघीय व्यवस्था में। भाषाई आधार, ठीक है, वेट अ मिनट, भाषाई आधार यानी राज्य का निर्माण होगा, पुनर्गठन किया जाएगा किसके? भाषा को आधार बनाकर। जब भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि पूरा देश कहीं टूट ना जाए, कहीं आंदोलन ना भड़कने लगे। अभी तो हम इतनी मुश्किल से स्वतंत्र हुए हैं, अभी तो चीजें बननी शुरू भी नहीं हुए, काम हमारे होने शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी से ही की क्या चीजें आने लगी हैं। तो केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के लिए पुनर्गठन को टाल दिया था कि चलो अभी हम इस बारे में डिसीजन नहीं लेते, लेकिन अनुभव के हिसाब से बताया गया कि देश ज्यादा मजबूत और एकीकृत होगा अगर हम इस तरीके की डिमांड लोगों की मान लेंगे। तो प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ था।
पुरानी चीजें हम देख चुके थे, पुरानी चीजों से हम झेल चुके थे, तो नए कुछ भी नया बवाल हमें नहीं चाहिए था, तो हमने इस चीज को फिर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व नृजातीयता, जो मैंने क्या आपको पहले बता दिया है, नृजातीयता मतलब एथनिक ग्रुप्स को लेकर भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये होता है जातीयता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी चीज के नाम पर, अगर संस्कृति और भाषा के नाम पर बात करें, तो नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल है। आगे तो फिर स्टेट्स के नाम भी चेंज हुए, इसके अलावा उनकी सीमाएं, बाउंड्रीज भी चेंज हुई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे पहले यही है, ठीक है। भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर सबसे पहले इन्हीं को देखा गया, इनमें काफी सारी चीजें इनमें देखने को मिली, मतलब यहाँ पर आंदोलन जो है, मतलब इसके लिए जो डिमांड है वो देखने को मिली। तो इस तरीके के राज्य भी इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा आपको पता ही है गुजरात में और राजस्थान का भी जो डिवीजन है वो भी इसी आधार पर हुआ था। तो ये इस तरह की यहाँ पर कुछ एक चीजें हैं। बवाल हुआ था, ये बोला गया कि हिंदी जो है उसी को पूरे देश की भाषा बोला जाए। जो B.R. अम्बेडकर हैं, उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संस्कृत को राजभाषा का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, हिंदी भाषा को ज्यादा स्ट्रक्चर देना, वो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे उन्होंने भी मना किया कि नहीं, हिंदी लैंग्वेज को भी दर्जा देना नहीं चाहिए। फिर इंग्लिश की बात आई, तो इसमें इंग्लिश में भी ये प्रॉब्लम आई कि जो इंग्लिश ज्यादा बोलने वाले लोग हैं फिर तो उन्हीं की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, और इस चीज को लेके काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें भी देखने को मिली। तो फाइनली ये हुआ कि संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी का इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया था, तो 1965 में इसको भी खत्म कर दिया गया। 1965 में कि नहीं भाई, इंग्लिश को हर जगह यूज नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा अगर साउथ की बात करें तो साउथ में भी इस चीज को लेके काफी बवाल हुआ था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी तो होगा ही, इंग्लिश भी होगा। इसके अलावा जो आपकी अपने राज्य की लैंग्वेज है, अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है, उसमें भी आप शिक्षा वगैरह या फिर जो भी सरकारी कामकाज है वो वहां पर किया जाएगा। केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करें तो यहाँ पर यही, वैसे तो हमने संवाद के अंदर बोल दिया कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बना रहेगा, एक तरीके से कंट्रोल वाली पोजीशन रहेगी और समन्वय वाली कंडीशन रहेगी, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल हुआ? जो केंद्र है वो हमेशा से ही ज्यादा स्ट्रांग रहा है ऐसी व्यवस्थाओं में, इंडिया जैसी व्यवस्थाओं में, और राज्य के पास भी अपनी पावर होती है, लेकिन वो पावर उस लेवल की नहीं होती। बहुत सारी चीजों के लिए उसको स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंसी उसकी हो जाती है। और इस चीज को लेते हुए जब इलेक्शंस की बात आती है तो उसमें एक नाम आपने सुना होगा, गठबंधन की सरकार, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार में क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो कि जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, यानी जितने वोट होने चाहिए प्रॉपर एक पार्टी को बनाने के लिए उतना बहुमत नहीं मिलता, तो सरकार है उसको बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, गठबंधन की जरूरत पड़ती है, यानी अदर पार्टीज की जरूरत पड़ती है सरकार को बनाने के लिए। तो बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो एक साथ आकर मिल जाती हैं और एक प्रॉपर पार्टी को क्या करती हैं, उसका साथ देती हैं, तो ये क्या बन जाती है फिर गठबंधन की सरकार। लेकिन इस सरकार में क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हर पार्टी के जो लोग हैं वही चाहते हैं कि हमारा डोमिनेंस हो, हर पार्टी के लोग अपने डोमिनेंस को यानी अपने प्रभुत्व को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली वो जो सरकार है वो गिर जाती है, और जो स्ट्रक्चर है संसद, कई बार देखा होगा आपने कि सरकार गिर गई, यानी सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही है, लोगों ने अपना जो सपोर्ट है वो हटा लिया है, तो सपोर्ट हटाते ही जो सरकार है वो गिर जाएगी। तो ये होता था, तो गठबंधन की सरकार में ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा केंद्र कहीं ना कहीं स्ट्रोंग होता है और राज्य जो है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है बहुत सारी चीजों को लेकर। गठबंधन सरकार एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार होती है और इसको गठबंधन सरकार कहते हैं। अनुसूचित भाषाएं हमने बात कर ही ली है, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। फिर है भाषा राज्य ही क्यों, क्योंकि राज्यों की अपनी जो राजभाषाएं होती है वो उसमें अधिकांश अपना काम कर सकती हैं, राजभाषा में नहीं। अगर मैं बोलूं कि हिंदी ही हर जगह बोली जाएगी तो यहाँ पर जो साउथ वाली जो स्टेट्स हैं वो एकदम भड़क जाएंगे, वो कहेंगे हमें हिंदी आती ही नहीं तो हमें हिंदी बोले कैसे। तो ये चीज है। 1965 में ये चीज बंद हो गई थी और अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, ठीक है।
तमिलनाडु की अगर बात करें, मैंने पहले ही बता दिया है, तोगरू रूप इस डिमांड को ले लिया था और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी राज्य के कामों में प्रयोग करने की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया था। अनेक लोगों का मानना यह भी था कि समाधान में अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचाएगी। ये जो बड़े लोग हैं जिनको इंग्लिश भाषा आती है, सिर्फ उनको ही फायदा हो पाएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के बाद सरकार ने की नीति बनी हुई है, उसको बढ़ावा देने का मतलब है ये नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप दे जिनमें कि उस भाषा को बोलने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले को लचीला रुख अपनाया और इसी तरीके से श्रीलंका जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बन पाई। देखेंगे यहाँ पर भारत में विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्री का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या डिसेंट्रलाइजेशन, एक होता है सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, और इसका जो विपरीत होता है ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। यानी जब शक्ति जो है वो एक ही हाथों में, एक ही व्यक्ति के पास ना रह के या एक ही लेवल पे ना रह के अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके पीछे सोच यही है कि सभी का फायदा हो। ठीक है, सभी अपने अपने एरिया में ठीक तरीके से काम कर पाए। तो इसमें लेवल की हमने बात कर ही ली है। लेवल 1 है हमारा केंद्र सरकार, लेवल 2 है हमारा राज्य सरकार और लेवल 3 है हमारा स्थानीय सरकार। ठीक है, ये जरूरत महसूस कही गई क्योंकि जो गांव वाला जो लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा ही रहता था। तो इस पिछड़े लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज लाई गई। इसके अलावा अगर शहरों की बात करें तो शहरों में नगर पालिका, नगर निगम की बात कही गई है। अपने अपने संसाधन मैक्सिमम तरीके से यूज कर सकते थे इस तरीके से लोग, और इस ही चीज को देखते हुए 1992 में एक कदम उठाया गया और संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, और जो पावर है उसका 3rd लेवल लेकर आया गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या चीजें आई यहाँ पर। तो यहाँ पर इस व्यवस्था को बोला गया पंचायती राज। 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान कुछ इस तरीके से हैं। ये स्वशासी निकाय है, यानी इनके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं है, और ये एक संवैधानिक बाध्यता है, यानी संविधान में ये चीज अब मेंशन है। ऐसे नहीं कि हवा में बात हो रही है, संविधान में ये चीज लिख दी गई है कि एक 3rd लेवल भी है जिसको पंचायत कहा गया है। निर्वाचित स्वशासित निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों को पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित भी की गई है, यानी आरक्षण भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ताकि कोई भी ऐसा ग्रुप सोसाइटी का रह ना जाए जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तभी तो होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सभी में डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। कम से कम 1/3 पद किसके लिए, महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, उनको भी आरक्षण के अंदर लाया गया। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य क्या करेगा, चुनाव आयोग नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य में जब चुनाव होते हैं या फिर पंचायत के चुनाव होते हैं उसके लिए कौन करता है, तो राज्य का चुनाव होता है, जो केंद्र लेवल पे जो चुनाव आयोग है वो करता है। तो इसका राज्य चुनाव आयोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्योंकि ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था ही है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है, यानी राज्य सरकार जो पूरे तरीके से इसके साथ कोऑपरेट करती है। ग्राम पंचायत की बात करें तो प्रत्येक गांव में या गांव समूह की एक क्या होती है, पंचायत होती है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष भी होता है। प्रधान अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। अब आता है पंचायत समिति, तो कई ग्राम पंचायत मिलकर, ठीक है, कई सारी ग्राम पंचायत मिलकर यानी मंडल समिति पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं, एक पंचायत समिति का गठन करती हैं, और इसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट समस्या यहाँ पर यही है कि केंद्र जो है उसका रुख थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है इस चीज को लेकर, उसके पास जो पावर ज्यादा होती है केंद्र के पास। इसके अलावा लोग खुद ही जागरूक नहीं है चीजों को लेके, अपने अधिकारों को लेके, ठीक है। इसके अलावा भेदभाव की कंडीशन भी बनी रहती है। हालांकि सभी को पार्टिसिपेशन करने का राइट मिला है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है तो इसमें सभी ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। महिलाओं की भागीदारी को कहीं ना कहीं इसमें नकारा गया है, ठीक है। उतना अच्छे तरीके से इनका जो रोल है वो ठीक से प्ले नहीं हो पाता है पंचायत और इस वाली व्यवस्था में, ठीक है। और कहने के लिए तो ये स्वतंत्र है, लेकिन इनके ऊपर जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इनको हमेशा से फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा कानून बनाना और उसको लागू करने से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको कई बार देखनी पड़ती है। जो कोष है इनका वो उतना ज्यादा भरा हुआ नहीं रहता जितना कि होना चाहिए, तो जो भी आसपास की जो सुविधाएं है वो इनको उतनी नहीं मिल पाती है। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनती है, जिला परिषद बनती है, और इसके अधिकांश जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी होता है। उस जिले में ये होती है जहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के लिए जिला परिषद में
उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए संसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं एज अ मेंबर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नगर निगम की, तो ये शहरों में वही जो काम गांवों में पंचायत करती है वही काम शहरों में क्या करते हैं, नगर निगम भी। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें संशोधन की, तो संविधान में कुछ संशोधन हुए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 73वां जो संशोधन है वो पंचायत से लेकर है। ठीक है। संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती व्यवस्था को लाया गया, और 74वां संशोधन करके नगर पालिका को लाया गया। ठीक है। कुछ अनुच्छेद ऐड कर दिए गए संविधान में, तो ये इंपॉर्टेंट है। नगर निगम का भी यही काम है जो काम है एकदम पंचायत का, लेकिन वो गांव के लेवल पर होता है और ये है शहर के लेवल पर। ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर जो लोकल लेवल है, लोकल लेवल में हमने पंचायत और नगर निगम की बात की है। ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपसे अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ भी पूछने का मतलब है नहीं।